तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अपना सामाजिक विकास अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारणों द्वारा प्रभावित होता है। ये हेडिंग है हमारा। फिर हम इसमें देखते हैं स्पेंसर का मत है कि सामाजिक विकास अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारणों, यहाँ रहेगा करके दिया, कारणों के सहयोग एवं प्रभाव का प्रतिफल है। स्पेंसर कहते हैं कि ये जो आंतरिक और बाह्य कारक हैं सामाजिक विकास इसके कारण भी हो सकता है, अर्थात सामाजिक विकास इसको प्रभावित करता है। बाह्य कारकों में जल, वायु, भू आकृति, संसाधन एवं भौगोलिक तथा पारिस्थितिकी कारक प्रमुख हैं। और आंतरिक कारकों में समाज में जनसंख्या वृद्धि, शारीरिक विशेषताएं, मनोवेग एवं ज्ञान आदि प्रमुख हैं। तो स्पेंसर कहते हैं कि बाह्य कारक जैसे मान लीजिए सामाजिक विकास में बाह्य कारक जो हैं जल, वायु, भूमि आकृति, संसाधन और भौगोलिक तथा पारिस्थितिकी कारक क्या हैं, प्रमुख हैं। लेकिन आंतरिक कारकों में क्या है, जनसंख्या वृद्धि, शारीरिक विशेषता आदि क्या है, प्रमुख कारण है आंतरिक कारण के, आंतरिक विकास के। तो इसमें हम देखते हैं आगे आंतरिक कारकों में समाज में जनसंख्या वृद्धि, शारीरिक विशेषताएं, मनोवेग एवं ज्ञान आदि प्रमुख हैं। स्पेंसर संघर्ष को चाहे वह अंतर्जातीय हो या अंतर्राष्ट्रीय को भी विकास के लिए उत्तरदायी मानते हैं। और स्पेंसर जो है सामाजिक विकास में संघर्ष को भी, चाहे वो अंतर्जातीय हो अर्थात कई जातियों के समूह के द्वारा हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रों के समूह के द्वारा हो, वो क्या मानते हैं, विकास के लिए उत्तरदायी मांगते हैं, अर्थात उसमें उनका भी क्या होता है, योगदान होता है या उनके भी कारण होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे अब सामाजिक विकास बहुदिशात्मक होता है। 5वां हेडिंग है हमारा सामाजिक विकास बहुदिशात्मक होता है। तो इसमें देखते हैं स्पेंसर सामाजिक विकास को कहीं एक रेखीय मानते हैं तो कहीं कहीं यह बहुरेखीय। इनके विचार में सामाजिक विकास के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं, कभी यह एक रेखीय, कभी बहुरेखीय, तो कभी इसका चक्रीय रूप दिखाई देता है। 5वां हेडिंग जो हमारा है सामाजिक विकास बहुदिशात्मक होता है, उसमें स्पेंसर कहते हैं कि सामाजिक विकास को कहीं एक रेखीय मानते हैं तो कहीं बहुरेखीय मानते हैं और कहीं चक्रीय मान लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे विभेदीकरण के विस्तार का नियम। 6वां हेडिंग है हमारा विभेदीकरण के विस्तार का नियम। इसमें हम देखते हैं स्पेंसर कहते हैं कि जब समरूप समाज छोटे छोटे टुकड़ों विभाजित होकर फैलने लगते हैं तो अलग हुए समाज के अंग नई परिस्थितियों के अनुरूप अपने नए स्वरूप विकसित कर लेते हैं। अर्थात विभेदीकरण के विस्तार के नियम में हम देखेंगे कि स्पेंसर कहते हैं कि जब समरूप समाज अर्थात एक समान रहने वाला समाज जो है छोटे छोटे टुकड़ियों में विभाजित हो जाता है और फैल जाता है, तो अलग जब हो जाता है तो समाज की नई परिस्थितियों के अनुरूप क्या करता है, अपने नए नए स्वरूप विकसित कर लेता है, अर्थात अपने अपने रंग ढंग में ढल जाता है। और अब आगे देखते हैं यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और जनसंख्या बढ़ाने पर अलग हुए अंश भी पुनः टुकड़ों टुकड़ों में अलग होने लगते हैं और वे भी नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने को ढालते हैं, अपने नए नए स्वरूप विकसित कर लेते हैं। इस तरह विभेदीकरण की प्रक्रिया आगे से आगे बढ़ती जाती है। और क्या कहते हैं कि यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। जनसंख्या बढ़ने पे अलग हुए लोग, मतलब जो अलग हुआ समाज है, टुकड़ा है, उसमें भी क्या होता है, पुनः टुकड़े होने लगते हैं और टुकड़े होने लगते हैं और वे क्या होते हैं, नए नए परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने को ढालते जाते हैं और नए नए स्वरूप को विकसित कर लेते हैं। इस तरह से विभेदीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। अर्थात इस पूरे हेडिंग का मतलब ये है कि स्पेंसर कहते हैं कि जब समरूप समाज एक समान रहने वाला समाज जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर फैलने लगते हैं और अलग हुए समाजों में क्या हो जाती है, अलग अलग परिस्थितियाँ अलग अलग अपने अपने अनुसार विकसित हो जाती है, तो यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है और जनसंख्या बढ़ाने पर
अलग हुए लोग अर्थात जो पहले अलग हुए थे उनमें भी क्या हो जाती है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उनमें भी टुकड़े होने लगते हैं और वे नए नए परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते जाते हैं और नए नए स्वरूप विकसित कर लेते हैं। तो इसी तरह विविधीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। इसका एक प्रमुख उदाहरण हमारे परिवार भी हैं। जैसे पहले परिवार के लोग मान लीजिए एक में, दादाजी के 3 भाई एक में थे। बाद में जब उनके बच्चे हुए तो परिवार अलग हो गया, दादाजी का परिवार अलग हुआ। फिर जब दादाजी के बच्चों के बच्चे हुए तो उनका परिवार अलग होने लगा। तो क्या विविधीकरण का विस्तार का नियम इस पे बिल्कुल लागू होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा 7वां जो हेडिंग है हमारा वो क्या है, पृथक्करण का नियम। तो इस नियम में देखते हैं, स्पेंसर का मत है कि समरूपता की अस्थिरता के कारण जब समाज में विभेदीकृत होता है तो इन विभेदों में कुछ चयन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और इसी चयन प्रक्रिया के आधार पर उद्विकास को आगे की प्रक्रिया निश्चित होती है। अर्थात जब स्पेंसर कहते हैं कि जब समरूपता में अस्थिरता आ जाती है, ठीक है, जब उसमें अस्थिरता आ जाती है, समाज विभेदित हो जाता है अर्थात बट जाता है, तो उसमें क्या हो जाती है, कुछ चयन अर्थात चुनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जब भी कोई समाज अलग होता है तो उसमें क्या होता है, किसी एक को चुनकर ही अलग होता है ना, हम यहाँ से अलग होंगे तो इसमें जाएंगे या अपना यहाँ पे जाएंगे। तो क्या करते हैं, उसमें चुनने की प्रक्रिया से वही बात है कि चुनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यही चयन की प्रक्रिया का आधार जो है वो क्या है, उद्विकास को आगे की प्रक्रिया निश्चित करती है और इसे ही क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो इस हेडिंग में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इतना मेन है हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, इसके बाद से 8वां हेडिंग जो है हमारा 8वां हेडिंग है हमारा संरचनात्मक विभेदीकरण के साथ साथ प्रतिक्रियात्मक विभेदीकरण भी प्रकट होता है। तो जैसे हमने बताया कि ये जो सामाजिक विकास ये प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है। हर हेडिंग में क्या होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो ये हमारा 8वां है, तो हम इसमें देखते हैं। स्पेंसर का मत है कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया के दौरान जब समाज समरूपता से विभिन्न विषमरूपता की ओर अग्रसर होता है, अग्रसर का अर्थ यहाँ होगा आगे होता है, ठीक है, तो समाज के आकार एवं संरचना में ही परिवर्तन एवं विभेदीकरण उत्पन्न नहीं होता, वरना उसके प्रकारों में भी ऐसा प्रतीत होता है। तो स्पेंसर इस नियम में कहते हैं कि जो सामाजिक विकास के प्रक्रिया के दौरान जब समाज में समरूपता खत्म हो जाती है और विषमरूपता की ओर क्या होती है, अग्रसर होने लगती है अर्थात आगे बढ़ने लगती है, तो समाज का आकार और संरचना में सिर्फ परिवर्तन नहीं होता है, उसके प्रकारों में भी ऐसा प्रतीत होने लगता है अर्थात उसके कार्यों में भी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अब समाज क्या होने वाला है, विकसित होने वाला है और विषमरूपता की ओर बढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। स्पेंसर कहते हैं कि बिना प्रकारों में परिवर्तन के संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकते। जब कोई समाज समरूपता से विषमरूपता की ओर आगे बढ़ता है, इसकी आवश्यकताओं भी वृद्धि होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकार भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें आगे स्पेंसर कहते हैं कि जब इस प्रकार के प्रकारों में परिवर्तन होता है तो संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता, और जब समाज समरूपता से विषमरूपता की ओर आगे बढ़ता है तो उसकी वृद्धि होती जाती है आवश्यकताओं की। जैसे मान लीजिए किसी परिवार में जब 4 लोग हैं और वो अलग हो गए, तो पहले जो एक परिवार के लिए कुछ आता था और सारे लोग यूज करते थे, तो अब वो क्या करना पड़ेगा, 4 लोगों में ही अलग अलग जब हो गए तो वो चीज़ें 2 लानी पड़ेगी और 2 जगह यूज होगी। तो सेम वही बात है, जब परिवार हो या संगठन हो या समाज हो जब बढ़ जाएगा तो उसकी आवश्यकताएं क्या होगी, जाहिर सी बात है वो बढ़ जाएंगी। तो जब उसमें वृद्धि होगी तो उसको पूरा करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के अर्थात अलग अलग प्रकार के कार्य भी बढ़ जाएंगे, मेहनत भी बढ़ जाएगा। तो सेम यही बात इसमें कहा गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, 9वां हेडिंग जो हमारा है
एकीकरण एवं विभेदीकरण में वृद्धि के साथ समाज में सामंजस्य एवं सुनिश्चितता भी बढ़ जाती है। तो इस हेडिंग में हम देखते हैं, स्पेंसर कहते हैं कि जब समाज की एकीकरण एवं विविधीकरण के फलस्वरूप संरचना एवं प्रकारों में वृद्धि होती है तो इनके साथ साथ समाज में सामंजस्य एवं सुनिश्चितता भी बढ़ती जाती है। जब समाज के आकार में वृद्धि होती है तो इसी वृद्धि को संभालने के लिए इसकी संरचना विभेदीकृत होने लगती है। विभेदीकृत संरचनाएं परस्पर निर्भरता पैदा करती हैं और यह पारस्परिक निर्भरता समाज में सामंजस्य एवं सुनिश्चितता को बढ़ाती हैं। तो ये जो एकीकरण एवं विभेदीकरण में वृद्धि के साथ साथ समाज में सामंजस्य एवं सुनिश्चितता भी बढ़ती जाती है, हमारा हेडिंग है। इसमें स्पेंसर ये कहते हैं कि जब समाज एकीकरण और विभेदीकरण के फलस्वरूप संरचना एवं प्रकारों में वृद्धि करता है, अर्थात वो कहते हैं कि जब समाज में एकीकरण होने लगता है विभेदीकरण के दौरान तो उनके कार्यों में वृद्धि होने लगता है और इसके साथ साथ समाज में क्या सामंजस्य अर्थात संबंध जो है क्या होने लगते हैं, निश्चित होने लगते हैं और बढ़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब एक परिवार के लोग अलग हो गए, दो परिवार में बट गए, तो दोनों परिवार क्या करते हैं, अलग अलग अपना संबंध बनाते हैं। तो इससे उनके परिवार में क्या होता है, सामंजस्य बढ़ता जाता है। तो यही बात इसमें कहा गया है कि जब अलग हो जाते हैं, उनके कार्यों में वृद्धि होती है तो उसका सामंजस्य बढ़ता जाता है और उनके आकार में वृद्धि होती जाती है। उनको संभालने के लिए उनकी संरचना भी क्या हो जाती है, विभेदित हो जाती है अर्थात अलग हो जाती है। और जो अलग हुई संरचना है, विभेदीकृत संरचना है, वो क्या करती है, आत्मनिर्भरता पैदा करती है। ठीक है, और यही जो पारस्परिक निर्भरता है अर्थात जो एक दूसरे पे निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, क्या है, समाज में सामंजस्य और सुनिश्चितता को बढ़ाती है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, ये जो इसमें आलोचना दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो ये स्पेंसर के सामाजिक विकास की सिद्धांत की आलोचना भी है। तो इसलिए हम इसके ऊपर हेडिंग के टाइप में लिख दिए हैं। तो ये आप क्वेश्चन इतना अलग से भी पूछता है और इस आंसर में भी इतना लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हम इस पे लिख दिए हैं पेन से, स्पेंसर के सामाजिक विकास की सिद्धांत की आलोचनाएं। तो हम उनकी अब आलोचनाएं देखते हैं। स्पेंसर ने सामाजिक विकास के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं, किंतु इसकी अनेक आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित हैं। अर्थात स्पेंसर जो है वो सामाजिक विकास के बारे में अपने तो महत्वपूर्ण विचार दिए ही हैं, किंतु इनकी आलोचनाएं दूसरे के द्वारा इनकी आलोचनाएं हुई हैं जो नीचे दी गई हैं। तो हम उन आलोचनाओं को पढ़ते हैं। पहला है, स्पेंसर ने सामाजिक विकास का जो क्रम दिया है वह आवश्यक नहीं कि हर समाज अनिवार्य रूप से उन्हीं क्रमों से गुजरे। तो पहला जो विकास का आलोचना है वो ये कहा गया है कि स्पेंसर जो सामाजिक विकास का क्रम दिए हैं, जो हमने क्रम अभी तक पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रम था, तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मतलब हर समाज कि इसी क्रम से गुजरे, अलग अलग भी हो सकते हैं। दूसरा है, विकास के चरण भिन्न भिन्न समाजों में अनेक परिस्थितियां एवं उत्कर्ष के कारणों के भिन्नता के कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो दूसरा यह है कि विकास का जो चरण है वो प्रत्येक समाज में क्या होता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनके कारण अलग हो सकते हैं, यानी विभेदीकरण होने के कारण क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा है, आइगर कान का मत है कि स्पेंसर ने एकीकरण एवं विविधीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग तो किया लेकिन परिभाषित नहीं किया, अतः उनके स्थानों पर उनका सिद्धांत अस्पष्टता पैदा करती है। तो आइगर कान का कहना है कि स्पेंसर ने जो एकीकरण का अर्थात जो विभेदीकरण का नियम है, अवधारणा है, उसका प्रयोग तो किए हैं लेकिन उसको परिभाषित नहीं किए हैं। तो इसके स्थानों पर उनका सिद्धांत क्या अस्पष्टता पैदा करती है, अर्थात ये स्पष्ट नहीं होती है। ये आइगर कान का कहना है।
इसमें अब चौथा देखते हैं। दुर्खिम स्पेंसर के इस बात से सहमत नहीं है कि जब समाज समरूपता की स्थिति में होता है तो वह अस्थिर होता है। वे ऐसे समाजों के सामान्य विश्वासों एवं व्यवहारों के प्रचलन के कारण अधिक संगत एवं अस्थायी मानते हैं। तो अब स्पेंसर का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है उसमें दुर्खिम कहते हैं कि मैं स्पेंसर के बात से सहमत नहीं हूँ कि जब समाज में समरूपता की स्थिति मतलब समरूपता होती है तो वह अस्थिर होता है। ऐसे समाजों में विश्वासों और व्यवहारों का प्रचलन के कारण क्या होता है, अधिक संगत अस्थायी मानते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो समाज समरूपता की स्थिति में हो उसमें केवल अस्थिरता हो, अर्थात वह स्थिर ना हो। ये मतलब दुर्खिम कहते हैं कि ऐसे समाज में क्या होता है, विश्वास और व्यवहार का प्रचलन अधिक होता है और इसी के कारण वे उसे संगत और अस्थायी मानते हैं, ऐसा दुर्खिम कहते हैं। और वे स्पेंसर के बात से सहमत नहीं हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीय प्रश्न पत्र का वीडियो डालेंगे, तो आप इस पूरे प्रश्न पत्र को ज़रूर देखें। बाय बाय।